मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिएगा, हम आज 10th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो बुक है मैथ्स 10th क्लास की आरबीएसई बोर्ड की, उसके अंदर 9 यूनिट हैं, मतलब 9 इकाई हैं, जिसमें टोटली मिला के 19 प्रश्नावलियां हैं या कहें 19 अध्याय हैं। 9 यूनिट हैं और 9 यूनिटों में 19 अध्याय हैं। ठीक है, तो हम एक एक यूनिट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आज का हमारा यूनिट है वो है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। ये आपका यूनिट नंबर है 7 और इस यूनिट नंबर 7 में आपकी जो प्रश्नावली या अध्याय नंबर है वो है 15 और 16 दो हैं। 15 नंबर जो है वो आपका है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, और फिर जो अगला नेक्स्ट अध्याय है वो आपका है ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल और उनका आयतन। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल का। तो देखिएगा, आपने पिछली क्लासों में बहुत बार पढ़ा होगा वृत्त के बारे में। तो सर्किल, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, सर्किल। क्या बोलते हैं? सर्किल। ओके, इसको क्या बोलते हैं? सर्क्यूम्फेरेंस। सर्क्यूम्फेरेंस। और क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? आपको सबको पता है, एरिया। ठीक है, तो ये जो वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल है, इसका अध्ययन इसमें करेंगे अध्याय नंबर 15 में। तो सबसे पहले हम सर्किल की बात करते हैं, वृत्त की, कि वृत्त होता क्या है। वृत्त, तो देखिएगा, आपने देखा कि वृत्त की आकृति इस प्रकार की होती है। वृत्त की आकृति इस प्रकार की होती है, जिसका कोई ना कोई क्या होता है, केंद्र होता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा जो वृत्ताकार जो स्थिति है या जो इसकी परिधि है वो किनसे मिलकर बनी हुई है, और डॉट वो बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। यदि हम सभी बिंदुओं को जोड़ दें तो ये क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। तो इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से दें, और फिर ये और देखो, ये जितने भी बिंदु इस परिधि पर स्थित हैं वो इस केंद्र वाले बिंदु से समान दूरी पर स्थित हैं। आप जानते हैं इस समान दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त क्या है, वृत्त एक बिंदु का बिंदुपथ है। बिंदुपथ का मतलब है एक बिंदु का रास्ता है, या बिंदु जहां जहां से गुजरता है वो बिंदुपथ कहलाता है। तो मैं कहूं कि ये मान लो कोई बिंदु है, ये यहां से गुजरता हुआ, यहां से गुजरता हुआ, यहां से गुजरता हुआ और यहां पहुंच गया चलता हुआ। ठीक है, तो इसने एक वृत्त का निर्माण कर दिया। ये तभी निर्माण करेगा जब हम ये कहेंगे कि किसी एक निश्चित बिंदु से इन सभी बिंदुओं की दूरियां क्या हो, समान हो। और ये सारा का सारा कहाँ होता है, समतल में। कहाँ होता है, समतल में। ये बोर्ड क्या है, प्लेन समतल है। हमारा जो फर्श है वो कैसा है, समतल है। तो इन समतल आकृतियों पे ही वृत्त को खींचा जा सकता है। तो देखिएगा, हम क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा में क्या कहेंगे, वृत्त किसी बिंदु का बिंदुपथ होता है, किसी बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसका समतल में एक पथ, जिसकी किसी एक निश्चित बिंदु से किसी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। देखो कि वृत्त किसी बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसका समतल में एक पथ, जिसकी किसी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव क्या होती है, समान होती है। मतलब है कि ये बिंदु है, इसका पथ ये हुआ, हमने इस प्रकार से इसको घुमाया। अब किसी अन्य बिंदु से जब इसकी इन बिंदुओं की दूरियां सबकी समान है, तो इसका मतलब है ये जो बिंदु का बिंदुपथ है वो क्या है,
एक वृत्त का निर्माण करता है। तो ये हमारे पास में वृत्त की क्या हुई, परिभाषा हुई। ठीक है, तो हम आगे बात करें कि इसकी वृत्त की परिधि की, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, तो इस बिंदु द्वारा जितना भी पथ तय किया गया है वो क्या कहलाता है, इसकी परिधि कहलाती है या इसका परिमाप कहलाता है, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि। और दूसरे एक और बात कह दूं, इस वृत्त को दर्शाने का तरीका रहता है सी का मतलब सर्किल, ब्रैकेट छोटा कोष्ठक, उसके अंदर ओ इसका केंद्र और आर इसकी त्रिज्या। ये किसी भी वृत्त को दर्शाने का तरीका है। यदि कैपिटल आर त्रिज्या है, यदि केंद्र पी है, तो हम क्या लिख देंगे, पी और आर। इसका मतलब पी तो क्या है, इसका केंद्र है, और आर क्या है, इसकी त्रिज्या है, जिसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास में वृत्त। दूसरी इसके बात करते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि या कहते हैं इसका क्या, परिमाप। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, किसी वृत्त का जो बिंदु पथ है उसकी लंबाई, वृत्त के किसी बिंदु की बिंदु पथ की लंबाई जिससे वृत्त बना है, उस बिंदु ने कितनी दूरी चली, वो क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। या मैं ऐसे कहूं कि मान लो ये कोई एक टायर है, गाड़ी का टायर है, ठीक है, ये गाड़ी का टायर है, कैसा होता है, वर्ताकार होता है। कैसा होता है, वर्ताकार होता है। मैंने यहाँ इसको एक कलर कर दिया, यहाँ जो मेरे को बाहर से दिखाई दे रहा है, हमने इसके क्या कर दिया, एक कलर कर दिया। अब हमने इसको क्या किया, फर्श पे इसको लुढ़काया, हम कहें इसको आगे चलाया। जैसे ही हमने चलाया थोड़ी देर बाद हमने देखा कि ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है, इसका ये जो लाल हमने क्या ऐसा इसको रंग से रंगा था, वो बिंदु यहाँ आ गया। फिर हमने देखा थोड़ी देर बाद में कि ये बिंदु यहाँ आ गया, फिर हमने देखा कि ये बिंदु यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि ये बिंदु वापस कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो मैं इसको यही बना देता हूँ इधर ही। ये बिंदु कहाँ गया, वापस नीचे। टायर चलता गया और ये बिंदु धीरे धीरे ऊपर चलता हुआ दोबारा कहाँ गया, नीचे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने जो जितनी दूरी चली है वही क्या कहलाती है, इसकी परिधि कहलाती है या इसका परिमाप कहलाता है। अब वृत्त की परिधि या परिमाप, इसका मतलब है वृत्त जिस दिशा में वर्ताकार कोई वस्तु चलती है उसके अनुदिश एक चक्कर में तय की दूरी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है वृत्त की, या वृत्त का परिमाप कहलाती है। तो देखिएगा, हम बात करें इसकी परिधि की, तो परिधि का फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई r, जहां पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान आर्यभट्ट ने सुझाया कि पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7, और इसका मान होता है 3 दशमलव में होता है 3.14। अप्रोक्सीमेट है, वैसे लगभग ही है। इसकी 7 का जब हम भाग देंगे ना तो यह अशांत अनावर्ती आएगा। कैसा आएगा मान, अशांत कैसा आएगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, अशांत अनावर्ती। और जैसा अशांत अनावर्ती का मतलब है कि जब 7 का भाग दोगे तो दशमलव वाली संख्या आगे चलती ही रहेंगी, इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका मतलब अशांत होगा। अनावर्ती का मतलब है कि आगे वाली जितने भी संख्याएं हैं उनके अंदर बारंबारता नहीं होगी कि बार बार किसी निश्चित अंकों की ही पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसा नहीं होगा। तो इस संख्या को बोलते हैं अशांत अनावर्ती, और इस जो भी अशांत अनावर्ती वाली संख्याएं हैं उनको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसका मतलब पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिएगा परिधि हुई 2 पाई r। तो पाई देख लिया हमने, r क्या है, त्रिज्या, r क्या है, त्रिज्या। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, पाई इंटू 2r, और 2r सदैव क्या होती है, वृत्त का व्यास। देखो ये केंद्र है, ये क्या हो गई, त्रिज्या, और ये भी क्या हो गई, त्रिज्या, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या कहलाता है, ये व्यास कहलाता है। मतलब केंद्र से जाने वाली परिधि के दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है वो क्या कहलाता है, उसका व्यास कहलाता है। जैसे मैं कहूँ कि यह वृत्त के केंद्र से जा रही है और वृत्त की परिधि को यहाँ मिल रही है, तो ये इसकी जो रेखाखंड की लंबाई है वो इसका व्यास कहलाती है। कितनी लंबाई होती है, 2r।
प्लस आर कितना होता है 2r। ओके, तो हमेशा भी कह सकते हैं पाई इंटू 2r, और ये पाई का वैल्यू किसने दिया, आर्यभट्ट ने दिया। तो ये हमारे पास हुआ वृत्त की परिधि। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। तो आगे देखो, हमने की बात की वृत्त की परिधि की, अब आगे बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल की। और देखो वृत्त की परिधि को हमने लिखा ना, डायमीटर कहते हैं व्यास को, और परिधि को कहते हैं सर्कमफेरेंस। तो जो हमने परिधि लिखी, परिधि कितनी आई 2 पाई r, r को हम मीटर में लेंगे तो ये आ जाएगी इतनी मीटर, 2 पाई r मीटर। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं, या जो भी इकाई आएगी वो इकाई आ जाएगी। मीटर में लेंगे तो मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मिलीमीटर में लेंगे तो मिलीमीटर आ जाएगा। यहाँ कोई ना कोई इकाई लिखी जाएगी। ओनली r एक बार है इसलिए हमने इकाई का इकाई लिखा। यदि 2 बार होता तो इकाई का क्या करते, स्क्वायर करते। तो आपको मात्रक पूछे तो क्या होता है, इकाई होता है। दूसरा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, तो आपको याद होगा वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई वही एक है परिमेय संख्या, आर वृत्त की त्रिज्या, इसका स्क्वायर। ओके, अब देखो इसका इकाई क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, तो हम कहेंगे इकाई का स्क्वायर, क्योंकि आर जो है वो कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ इकाई का क्या आएगा, स्क्वायर। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर कहें अगला फॉर्मूला कहें, 2 सकेंद्रीय वृत्तों, 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये देखिएगा आप, क्षेत्रफल 2 सकेंद्रीय वृत्त, 2 सकेंद्रीय वृत्तों का तात्पर्य है कि जिनका केंद्र क्या हो, समान हो। तो हमने 2 वृत्त खींचे, एक ये जिसका केंद्र O है, और दूसरा वृत्त खींचा जिसका केंद्र भी क्या है, O है। ठीक है, परंतु इस टाइम हम देख रहे हैं ये छोटा नहीं क्या है, बड़ा। तो छोटा हो गया तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, छोटी, और एक बड़ा है उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बड़ी। अब इन दोनों सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र कौन सा होगा, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ना, ये कहलाएगा कौन सा क्षेत्र है, परिबद्ध क्षेत्र है। इस परिबद्ध क्षेत्र की बात की है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबके दिमाग में आ रही होगी कि ऐसा कर दे कि बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल दे, बड़े वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करके इस छोटे वाले के क्षेत्रफल को उसमें से घटा दे यहाँ वाले को, तो ये आ जाएगा। कैसे, बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, पूरा का पूरा होगा, छोटे वाले का कितना होगा, इतना सा होगा। इस बड़े वाले में छोटे वाला घटा देंगे तो सिर्फ ये चारों वाली जो पट्टिका आपको दिख रही है, छायांकित पट्टिका दिख रही है, जिसको हम कहते हैं परिबद्ध क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल देखो कितना आएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो घटा दो, तो पाई r2 स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, बड़े वाले की r2, तो हमने कह दिया पाई r2 का स्क्वायर, माइनस छोटे वाले का कितना है, पाई r1 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। ये हमारे पास में परिबद्ध क्षेत्र का क्या आ गया, क्षेत्रफल। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इसका अन्य रूप पूछा जा सकता है आपको, इस फॉर्मूले को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, पाई। देखो आपको फॉर्मूले का पता होगा बीजगणित में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसको कैसा लिखा जा सकता है, पाई r2 माइनस r1 और r2 प्लस r1। तो ये फॉर्मूला भी इसी का रूप है, तो कभी कंफ्यूजन में नहीं होना है।
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा फॉर्मूला लिखा है तो वो भी सही है, क्योंकि यहाँ क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो r2 माइनस r1 और r2 प्लस r1, एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, इस परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल का, और इसकी इकाई क्या आएगी, इकाई का स्क्वायर आएगा, इकाई का क्या आएगा, स्क्वायर इसका मात्रक होगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि वर्त का परिधि देखी, वर्त का क्षेत्रफल देखा और सेकेंडरी वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल देखा। आगे नेक्स्ट हम एक दो क्वेश्चन करते हैं इससे संबंधित, देखिए। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और आपको दिया है, पहला है कि यदि परिमाप 132 सेंटीमीटर हो, परिमाप कितना हो, 132 सेंटीमीटर हो, और यदि क्षेत्रफल कितना हो, 154 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो दोनों ही कंडीशन में वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिएगा आपको दिया क्या गया है, सबसे पहले गणित की मूलभूत विशेषता यही है कि जो दिया गया है उसको सबसे पहले देखो कि उसने क्या दिया है। तो आपको दिया है वर्त का परिमाप, तो हम सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की और उसके पहले भाग की, वर्त का परिमाप। वर्त का जो परिमाप है वो कितना होता है आप जानते हैं, अभी हमने कहा था परिमाप का मतलब परिधि, और परिधि कितना है दिया हुआ आपको 132 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि वर्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई r बराबर कितना आ जाएगा 132, ठीक है। और यहां से आपको क्या पूछे, त्रिज्या पूछे, तो r बराबर कितना हो जाएगा 132 बटे 2 पाई, और 132 बटे 2 इंटू पाई का मान 22 बटे 7, तो 7 का चला जाएगा ऊपर। ध्यान रखना कई बच्चे गलती कर लेते हैं कि यही गुणा में रख लेते हैं नीचे ही, तो 22 बटे 7 जब मान लिखेंगे पाई का तो 7 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। अब जो कटता है उसको काट दो, तो 2 का मैंने इस भाग दिया इसमें, तो कितनी बार गया 6 बार, फिर 1 बचा, फिर 6 बार, 22 का भाग दो सीधा, तो कितनी बार जाएगा 3 बार। तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 को 3 से गुणा कर दो तो कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। ये लो जी, पहले वाले वर्त की त्रिज्या तो आ गई जिसका परिमाप कितना दिया हुआ था 132 सेंटीमीटर, ये तो पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखो, यदि क्षेत्रफल 154 है तो ऐसा ही हमें करना है, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर का मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 154 बटे पाई, और पाई की वैल्यू वापस आप क्या लिखोगे 22 बटे 7, तो 7 ना जाएगा ऊपर, और जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार भाग जाएगा, देखो 7 बार जाएगा। 2 से भी काट सकते हो, पहले 2 का भाग दे दो, ऊपर वाले में 2 का भाग दे दो, और फिर जो भी 11 का जाता है तो 11 का भाग दे दीजिएगा, तो कितना आएगा 7 बार। तो देखो हमारे पास में क्या आया, आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, यहाँ क्या है वर्ग है, तो वर्गमूल लेने पर जब इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्ग हट जाएगा, आर आ जाएगा, यहाँ भी 7 का 7 गुना 7 इसलिए एक साथ आ जाएगा, तो कितना आ गया आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो दोनों क्वेश्चनों का हल हो गया है कि वर्त की त्रिज्या ज्ञात की, इसका परिमाप दिया था, क्षेत्रफल दिया था, हमने क्या किया दोनों के अंदर परिमाप और क्षेत्रफल के क्या लगाए, फॉर्मूले लगाए और इसको हल किया। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि एक वर्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वर्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, दिया क्या गया है, जो कि वर्त का परिमाप, वर्त की परिधि, वर्त की क्या दी है परिधि, जिसे हम परिमाप ही कहते हैं, वर्त का परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। ये सबसे पहले हमें ये दिया गया है तो हमने ये लिखा, वर्ग की परिधि किसके बराबर दी, वर्ग के परिमाप के बराबर दी। हम जानते हैं वर्ग की परिधि का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 2 पाई r जानते हैं, और वर्ग का परिमाप कितना जानते हैं, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 भुजाएं होती हैं वर्ग के, और सभी भुजाएं समान समान होती है, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा,
ये लो जी, एक वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान। ये भुजा 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 और भुजा चारों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 4 भुजा। और यदि ए भुजा को आपने यदि ए नाम दिया तो हम क्या कह देंगे? 4a, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहला समीकरण हमारे पास में ये बन गया और समीकरण नंबर कह सकते हैं 1। तो आगे क्या कहा? यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो हमें दिया तथा वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हमें? 484 वर्ग मीटर। 484 वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा स्क्वायर आपको दिया बराबर कितना? 484। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना है? 484। तो ये जो 484 है वो किस संख्या का वर्ग है ये आपको देखना पड़ेगा। यदि वर्ग याद है तो सीधा लिखोगे, याद नहीं है तो आपको पता है कौन सी विधि आपके पास में है, यही भाग विधि आपके पास में। ठीक है, तो भाग विधि से कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, पहले 2 का भाग देते हैं, इधर 2 बार जाएगा, फिर इसमें कितनी बार? 4 बार, 2 बार, फिर 2 2 और 1, फिर इसमें किसका वर्ग जाएगा? ये किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है। तो 11 का वर्ग कितनी बार? 11 बार, ये 11। तो देखो कितना आया? 2 और 2 का एक जोड़ा बना, 2 तो यहाँ से आया, 11 और 11 का एक जोड़ा बना तो 11 यहाँ से आया। 11 को 2 से क्या कर दो? गुणा। 11 को 2 से क्या कर दो? गुणा। तो कितना आया? 22। इसका मतलब 22 का वर्ग कितना होता है? 484, याद रखना है। तो 22। तो अब देखो यहाँ वर्गमूल, वर्ग है यहाँ पे, तो वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा? 22 मीटर। भुजा कितनी है? 22 मीटर। आप यहाँ लिख भी सकते हैं वर्गमूल करने पर जैसे आप वर्गमूल करेंगे तो भुजा का मान कितना निकल के आया? 32 मीटर निकल के आया। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र भी जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परंतु हमें आर का नहीं पता, इसलिए हमारी इक्वेशन नंबर 1 हमें बता रही है कि आपके पास यदि भुजा का मान आ गया है तो आप आर यहाँ से ज्ञात कर लो। तो यहाँ से भुजा का मान समीकरण 1 में पुट करने पर, तो समीकरण 2 दे दे इसको, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर बराबर 4 गुणा भुजा, भुजा का मान कितना? 22। 2 पाई का भाग लगा दो तो आर का मान आ जाएगा ना हमारे पास में, है बस हमें। तो 4 गुणा 22 बटे 2 इंटू पाई, पाई का मान कितना होता है? 22 बटे 7, 22 बटे 7। अब काट दो, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 2 का इसमें भाग कितना आया? 2। अब देखो 7 को 2 से क्या करना है? गुणा करना है। तो 7 को हम 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 14 मीटर। ये लो जी, ये किसकी त्रिज्या आ गई? वर्ग की त्रिज्या आ गई। किस वर्ग की? जिसकी परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सीधा सा काम हो गया क्षेत्रफल के लिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हो पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान कितना है? आर का मान आपके पास कितना है? 14। तो 14 का स्क्वायर है तो 14 गुणा 14। 7 को हमने किससे डिवाइड किया? 14 को 7 से डिवाइड किया, मतलब 14 में 7 का भाग कितने बार गया? 2 बार। अब गुणा कर दो, 14 को 2 से गुणा किया कितना है? 28। तो 22 गुणा 28 कितना आएगा? 28 गुणा 56 कितना है? 5। 28 गुणा 56 और 5 कितना आएगा? 61। तो ये आ गया 616 मीटर स्क्वायर। ये लो जी, ये क्या आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल। ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 2। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। इसके बाद देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है ये देखिएगा। 100 चक्रों में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। 100 चक्रों में, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो पहिए से संबंधित और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले मैं इस पहिए से संबंधित क्वेश्चनों की मैं बातें कर, सूत्रों की बातें कर लेता हूं। देखिएगा ये पहिया है,
आपको ये पूछ ले चक्रों की संख्या। पहला क्वेश्चन है चक्रों की संख्या, ठीक है। आपको ये पूछ ले कि इस पहिए ने कितने चक्कर लगाए, तो आपको सूत्र लगाना है चक्रों की संख्या का, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। इसकी जगह हम और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि उस पहिए की परिधि, पहिए की परिधि या परिमाप, क्योंकि पहिए की जो परिधि है वही किसके बराबर होती है, एक चक्कर में लगाई गई दूरी के बराबर। एक चक्कर लगाएगा तो वह अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो आप कुल तय की गई दूरी में यदि एक पहिए की परिधि का भाग लगा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा रे, चक्रों की संख्या कि कितने चक्कर लगाए। अब आपको ये बोल दे कि भाई एक मिनट में चक्रों की संख्या ज्ञात करो, एक मिनट में चक्रों की संख्या ज्ञात करो। तो एक मिनट में उसने कुल तय की गई दूरी कितनी और एक चक्कर की परिधि, तो हमारे पास एक फॉर्मूला दोबारा बन जाएगा। तो कितनी भी देर में जो पूछे फॉर्मूला हमारे पास एक है, चक्रों की संख्या बराबर कुल तय की गई दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब यहाँ से आपको कुछ भी पूछ सकता है, चक्रों की संख्या दे दे, परिधि दे दे, तो कुल तय की दूरी पूछ सकता है, आपको ये वर्तीय परिधि पूछ सकता है, कुछ भी पूछे फॉर्मूला एक ही रहेगा। तो इसकी मान लो त्रिज्या यदि पहिए की r है तो परिधि बताओ कितनी आ जाएगी, 2 पाई r। तो इसका फॉर्मूला नीचे वाले का तो हमारे पास में फिक्स हो गया, 2 पाई इनटू r, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन पे 100 चक्रों में, तो चक्रों की संख्या हमें दी है। अब की बार क्वेश्चन के अंदर चक्रों की संख्या हमें दी है, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या हमारी को कितनी दी है, 100 चक्रों की संख्या कितनी है, 100 है। फिर एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी कितनी है, कुल तय की गई दूरी है 88 मीटर। कितनी दूरी है, 88 मीटर। तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो, तो हमारे पास फॉर्मूला तो यही आ रहा है। तो हमें चक्रों की संख्या दी है, कुल तय की गई दूरी दी है, हमें क्या ज्ञात कर सकते हैं, पहिए की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से त्रिज्या क्या माना जाएगा, यहां से घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखो सूत्र ये लगाएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं चक्रों की संख्या रखूंगा, कितना आएगा 100 बराबर ऊपर कुल तय की दूरी रखूंगा कितना, 88 मीटर बटे वर्तीय परिधि का फॉर्मूला मैं जानता हूँ कितना होता है, 2 पाई। आपको यह फॉर्मूला रखना है, इसके बाद में दिया गया लिखने के बाद में आपको फॉर्मूला पुट करना है। अब यहाँ से देखो जो कटता है उसको काट भी सकते हैं, वरना r का मान ज्ञात करो। r यहाँ भाग में है तो यहाँ इसके कहाँ आएगा, गुणा में, और ये गुणा में है तो ये कहाँ आएगा, इधर भाग में। तो यहाँ r बराबर कितना आ जाएगा, 88 बटे 2 गुणा पाई की जगह में लिखूंगा 22 बटे 7, तो 7 कहाँ जाएगा ऊपर, और 100 यहाँ कहाँ आ जाएगा, गुणा नीचे भाग में आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास में देखो 22 चौक 88, 4 बार भाग गया। फिर 2 का भाग में कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसका मतलब हमारे पास कितना है, 7 गुने 14, 14 बटे 100, 14 बटे 100। 7 को 2 से गुणा करके कितना, 14, 14 बटे कितना आया, 100। इसका मतलब है पॉइंट लगा देंगे, 2 बिंदु नीचे है तो 2 अंकों के बाद में 1 और 2, तो 14 के आगे पहले पॉइंट लग जाएगा 0.14, और किसमें दे रखा है, मीटर में, तो 0.14 मीटर। ये क्या आ गई हमारे पास में, उस पहिए की त्रिज्या आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जो प्रश्नावली या अध्याय नंबर जो 15 था, ये अध्याय नंबर कौन सा था, 15। अध्याय नंबर 15 की प्रश्नावली जो 15.1 है, या अध्याय का 15.1 वाला भाग है, वो यहाँ कंप्लीट होता है। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, आपका कोई क्वेश्चन नहीं होता है, तो आप कमेंट में लिख कर दीजिएगा, आपके नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा, और आप 15.1 टोटली प्रश्नावली पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। ओके, और आप जितने भी आपके साथी हैं 10th क्लास से रिलेटेड, और तो उन तक आप इस चैनल को जो लिंक है उसको शेयर कीजिएगा, वो सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें समय समय पर ये जो हमारी क्लासेस जब भी लगेंगी ना,
तो आप उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप इन क्लासों को आसानी से एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा, यदि नहीं आता है तो दूसरी बार देखिएगा, और फिर भी नहीं आता है कोई कंफ्यूजन यदि कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख कर नीचे कमेंट का जगह आती है, उसमें कमेंट में लिख दिया करो कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, आप ये क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए। ठीक है, आपकी ही बुक का एक क्वेश्चन देता हूं मैं, देखिएगा। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर 35 मीटर है। त्रिज्या यदि आपको 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मार्ग का क्या ज्ञात करना, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक वर्ताकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या 35 मीटर है, उसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा उसके चारों तरफ क्या बनाया गया है, एक मार्ग बना हुआ है। ये कोई घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या आपको दी है, फिर आपको ये एक इतना चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है जिसकी चौड़ाई दी है, तो आपको इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो आगे क्लास में मिलेंगे कल।